हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कल हमने जो पढ़ा था वो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में अध्ययन किया था और उसमें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड ये कैसे बनते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, इसके बारे में एक सिंपल तरीके से आपको जानकारी दी गई थी, जिसका अध्ययन आपने घर में किया होगा और मेरे हिसाब से आपको इस समझ में भी आया होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जैसा आपको मालूम है कि जो डीएनए है वो सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ इसके साथ साथ कुछ वायरसेस जैसे बैक्टीरियोफेज में भी जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। तो जो ये डीएनए है, डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से होता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होकर एक साथ एक यूनिट का निर्माण करते हैं, जिससे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन का निर्माण करती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, पॉली मीन्स होता है अनेक, पॉली मीन्स क्या होता है, अनेक। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से ही जो डीएनए का निर्माण होता है। तो पॉली मीन्स होता है आपका मेनी, मेनी मीन्स अनेक न्यूक्लियोटाइड चेन जब आपस में रिकम्बाइन होती हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपके डीएनए का एक चेन का फॉर्मेशन होता है। तो आप जानते हैं क्या है कि जो डीएनए है ये क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है। क्या है, यह डीएनए जो है एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखता है, जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। मीन्स जो प्रोटीन का निर्माण होता है सेल के अंदर, वो डीएनए के इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही होता है। और इसके साथ साथ जो डीएनए हमारा होता है वो रिप्रोडक्शन, सेल के रिप्रोडक्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जो डीएनए वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जब इसका ट्रांसमिशन होता है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो डीएनए का आनुवांशिक लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है। आपको ये भी पता है कि प्रत्येक सेल्स में, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, सभी में क्या होता है, आपका डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वायरसों में, जो वायरस होते हैं, वायरस में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता। वहां पे आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। वायरसेस में जो क्या होता है, डीएनए होता है वो एब्सेंट होता है। और क्या होता है, प्रोकैरिया यानी बैक्टीरियोफेज को छोड़कर, ठीक है, बैक्टीरियोफेज को छोड़कर जो वायरसों में
अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। तो इस प्रकार से जो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर समझाने का मतलब ये है हमारा कि जो डीएनए में केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, वो जो न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में सहायक होते हैं। एक पेंटोज शुगर होती है जो डीऑक्सीराइबोज के फॉर्म में डीएनए में प्रेजेंट होती है, और दूसरी जो होती है वो आपकी फास्फोरिक एसिड, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड मुख्य रूप से 2 आपके कंपोनेंट्स को निर्मित करता है। जो पहला होता है न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड बना होता है आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पेंटोज। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो होता है पेंटोज शुगर, शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसेस से मिलकर बना होता है। तो जो इसका मेन कंपोनेंट है पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये क्या करता है, बैकबोन, जो डीएनए की बैकबोन होती है, बैकबोन का निर्माण कौन करता है, शुगर और फास्फेट। शुगर और फास्फेट ग्रुप क्या करते हैं, शुगर बैकबोन, फास्फेट के रूप में एक बैकबोन, जो डीएनए की जो बैकबोन होती है, ये जो बैकबोन है वो जो बैकबोन, ये बैकबोन कहलाती है, ये जो बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनती है। इसके अलावा जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो ATGC के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के एंटी पैरेलल, मतलब एक आपका प्यूरिन होगा तो दूसरा पायरीमिडीन होता है, और एक पायरीमिडीन होगा तो दूसरा प्यूरिन होता है। तो मतलब कहने का यह है कि प्यूरिन एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को चारगाफ के रूल, चारगाफ ने 1951 में अनेक ऑर्गेनिजम्स, कई ऑर्गेनिजम्स के क्या किया था, डीएनए को हाइड्रोलाइज किया था। डीएनए के क्या किया था, अनेक ऑर्गेनिजम्स का डीएनए इकट्ठा किया और उन्होंने क्या किया, उसको हाइड्रोलाइज किया। तो हाइड्रोलाइज करने पे क्या देखा कि प्यूरिन्स और पायरीमिडीन्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यही चारगाफ का रूल है। मीन्स जो चारगाफ का रूल होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है तो चारगाफ के रूल्स, यानी A इक्वल टू T और C इक्वल टू G इक्वल टू C, यही चारगाफ का रूल है कि जितना आपका क्या होगा, एडेनिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा, और जितना ही थाइमिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। यानी जो प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो होता है सीक्वेंस का, T1 में, ये डीएनए की हाइड्रोलिसिस के द्वारा इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो ये चारगाफ के रूल के अनुसार जो इनकी बॉन्डिंग होती है वो इनमें पाई जाती है। तो ये जो बॉन्डिंग है, इसके बाद इसको सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो बॉन्डिंग होती है, तो ये जो हमने बताया आपका, जो ये शुगर बैकबोन फास्फेट जो बनती है वो फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर से बनती है।
इसके अलावा जो आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, नाइट्रोजनस बेसिस के द्वारा ये जेनेटिक कोड को फॉर्म करते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेसिस के अनेक अलग अलग अरेंजमेंट के कारण अलग अलग का जो इनका व्यवस्थापन होता है, तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स निर्मित होते हैं। तो अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो केमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो किस आधार पर कैसे डिसाइड किया गया, तो सबसे पहले 1950 में स्टडी की गई। किस आधार पर, जो ये डीएनए होते हैं इसके एक सिरे पे, ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके एक सिरे पे क्या लिखा होता है, 5 प्राइम, तो एक तरफ लिखा होता है 3 प्राइम। ठीक है, इसी प्रकार जो एंटी पैरेलल स्टैंड होती है तो उसमें भी लिखा होता है एक तरफ 3 प्राइम तो दूसरी तरफ 5 प्राइम। तो जो ये नंबरिंग होती है और डैश लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जो 1950 में पहली स्टडी की गई, किस आधार पर की गई, कि जो इनमें क्या होता है, ये जो नंबरिंग के आधार पर स्टडी की गई पहली बार इसके स्ट्रक्चर में कि 5 प्राइम और 3 प्राइम व्यवस्थित होते हैं। मतलब कि जो पेंटोज शुगर के 5 प्राइम में क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, जो क्या होता है, अन्य शुगर के साथ 3 प्राइम इंड पर अटैच होता है। तो एक स्टार्टिंग इंड होती है और एक क्या होती है, इंड पॉइंट होती है। एक प्रारंभिक अवस्था है जहां से नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। तो पेंटोज शुगर के 3 प्राइम इंड पर एक नई शुगर फास्फेट के साथ अटैच होती है और ये 5 प्राइम में पेंटोज शुगर के अब क्या होता है, फास्फेट ग्रुप व्यवस्थित होता है। इस कारण स्टैंड जो इसकी व्यवस्थित होती है तो शुगर बैकबोन फास्फेट की होती है। तो शुगर के एक इंड में, पेंटोज शुगर के एक इंड में फास्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण 5 प्राइम लिखा होता है और शुगर के 3 प्राइम इंड पर नया न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होता है, जिसके आधार पर यहाँ पे 3 प्राइम लिखा होता है। तो दूसरी चीज आपको यह भी पता होगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये किसके कारण होता है, जो नेगेटिव चार्ज डीएनए में प्रेजेंट होता है वो होता है आपका किसकी उपस्थिति के कारण। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है आपको जानना चाहिए कि ये जो होता है फास्फोरिक एसिड, क्या होता है, H3PO4 की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्क्स होता है। और ये जो डीएनए होता है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। डीएनए में क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो आपका फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस एटम है, ये डीएनए में आंशिक रूप से पार्शियली एसिड की प्रॉपर्टी को प्रदान करता है। मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी जो डीएनए में आती है वो किसके कारण आती है, फास्फोरस के कारण ही आती है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें डीएनए में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। इसके बाद आते हैं, ये स्टडी फिर आई 1951 में। 1951 में चारगाफ का रूल आया। चारगाफ का रूल में उन्होंने क्या, अभी मैं बता भी चुका हूं कि चारगाफ ने क्या बताया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कई सारे ऑर्गेनिम्स के डीएनए को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसको क्या किया,
हाइड्रोलिसिस कराया, विघटन कराया। तो विघटन कराया पर उन्होंने क्या देखा, विघटन कराने में उन्होंने देखा कि pyrimidine और प्यूरिन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, एक समान होता है। मतलब ये हो गया आपका चारगाफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू सी। यही चारगाफ का रूल है। क्या है कि एडेनिन और जितना होगा उतना ही थायमिन होगा, और जितना ही साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। मतलब प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जब इसके बाद फिर आता है 1953 में। 1953 में वाटसन और क्रिक ने क्या किया, जब चारगाफ का रूल आ गया, इसके बाद कि इनकी जो अरेंजमेंट कैसा होता है और इनकी बॉन्डिंग पाई जाती है चारगाफ के अनुसार इक्वल पाई जाती है। इसके बाद 1953 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा प्राप्त डाटा से वाटसन और क्रिक ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अरेंजमेंट क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया। जो किसमें जो प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है उसके अरेंजमेंट को व्यवस्थित रूप से एक्सप्लेन कर एक मॉडल तैयार किया। किसने, 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने क्या किया, जब चारगाफ का रूल आ गया कि ये जो इनका प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो इसके बाद 1953 में वाटसन और क्रिक ने प्यूरिन और पायरिमिडिन मतलब जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, तो जो डीएनए में होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के रूप में पाए जाते हैं और साइटोसिन और थायमिन पायरिमिडिन के रूप में होते हैं। तो एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थायमिन जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है, ग्वानिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की व्यवस्थापन के द्वारा एक मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया, वो किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने, जिसके आधार पर इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। तो ये इन्हीं के आधार पर जो बॉन्डिंग होती है, तो थायमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो हम अब चलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर से। आपको यहाँ तक समझाया है, जहाँ समझ आया होगा आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम चलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर मतलब रासायनिक संरचना से। रासायनिक संरचना में हम सभी का बॉन्डिंग और सभी का अलग अलग जो केमिकल फार्मूला होता है उसके आधार पर इसको व्यवस्थित करते हैं। तो आपने कल भी पढ़ा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, आपको पता है कि पहला होता है आपका पेंटोज शुगर, जो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज के रूप में प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन प्लस फास्फोरिक एसिड। तो आपने पेंटोज शुगर का कल ही स्ट्रक्चर बनाया था, आज हम फिर से बना रहे हैं।
तो ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कार्बन नंबर 5 होता है। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि दूसरे नंबर कार्बन से आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजिनस बेस में होते हैं आपके एडेनिन, एडेनिन को रासायनिक रूप से, रासायनिक नाम से 6 अमीनो प्यूरीन भी कहते हैं। 6 अमीनो प्यूरीन। तो आपने प्यूरीन का स्ट्रक्चर पहले ही बना चुके हैं, आपको पता भी है कि इसमें कितने नाइट्रोजन होते हैं। सिक्स यानी पहला नंबर नाइट्रोजन, थर्ड नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ये आपको कल बताया गया था कि पायरीमिडीन में 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं बेसिस। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। तो छठवें नंबर कार्बन पर हमारा क्या लग जाएगा, अमीनो ग्रुप NH2। क्या लग गया, NH2। तो 6 अमीनो प्यूरिन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की बाइंडिंग होगी, क्योंकि कार्बन में यहाँ बैलेंसी भी करना है, तो बैलेंसी के लिए हमको यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए 3 चाहिए और कार्बन के लिए 4। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड कर दोगे। डबल बॉन्ड यानी इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पे हो गया कार्बन, यहाँ पे हो गया और एक हो गया यहाँ पे। ठीक। तो इसके साथ क्या होता है, ये हो गया, यहाँ पे जुड़ गया आपका एल्किल मूलक। ठीक। तो ये हो गया आपका एडेनिन, 6 अमीनो प्यूरिन। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, एडेनिन का। इसी प्रकार से आपका होता है ग्वानिन। क्या होता है, ग्वानिन भी क्या है आपकी, एक प्यूरिन रिंग है। तो प्यूरिन रिंग के साथ आपको पता है कि 4 नाइट्रोजन होंगे। ये, लेकिन रासायनिक रूप से ग्वानिन का क्या नाम होता है, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्या होता है, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो 1 यहाँ पे कार्बन है, यहाँ 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको रासायनिक रूप से हम कहते हैं 2 अमीनो, इसका रासायनिक रूप से नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। आप इस हिसाब से इसको सेट कर लें। 2 अमीनो है, तो आप दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या जोड़ देंगे, NH2। क्या हो गया, NH2 और 6 ऑक्सी। यहाँ पे छठवें नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे इसकी बैलेंसी आपको देखना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या है, नाइट्रोजन 3 के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अटैच। इसकी बैलेंसी
यहाँ पे हो गया 1 2 3, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन पूरा हो गया, यहाँ कार्बन की नहीं पूरी हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। यहाँ पे 4 पूरा हो गया कार्बन की, और यहाँ पे देखिए आप नाइट्रोजन 1 2, तो यहाँ पे हम आपको डबल बॉन्ड कर देंगे। इस प्रकार से आपको क्या बन गया, इस प्रकार से आपकी बन गई ग्वानिन की संरचना। और ये ग्वानिन की संरचना आपको क्या कर हो गई, 2 ऑक्सी 6 अमीनो प्यूरिन, ये आपकी प्यूरिन स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई, प्यूरिन। इसी प्रकार से होती है आपकी पायरिमिडीन की। तो पायरिमिडीन में पहला आता है आपका साइटोसिन, तो साइटोसिन को कहते हैं 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। तो हम पहले बनाते हैं किसकी, साइटोसिन की संरचना। तो हम ये हो गई आपकी पायरिमिड, ये हो गया आपका एडेनिन, किसमें आते हैं, ये आपके प्यूरिन में आते हैं, प्यूरिन रिंग। और ये आती है आपकी पायरिमिडीन की संरचना में। पायरिमिडीन की संरचना में क्या होता है कि ये हो गई आपकी प्यूरिन रिंग, क्या हो गई, ये हो गई आपकी पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन रिंग आपको पता है कि कैसी होती है, सिंगल रिंग होती है। कैसी होती है, सिंगल रिंग होती है। तो यहां से हम नंबरिंग जिधर नाइट्रोजन पास होगा उधर से हम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो पायरिमिडीन रिंग होती है वो केवल सिंगल रिंग होती है, और उसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है इसका जो साइटोसिन है, साइटोसिन का जो नाम होता है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन पायरिमिडीन। क्या होता है साइटोसिन का रासायनिक नाम 2 अमीनो 6 ऑक्सी पायरिमिडीन। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका NH2 दूसरे नंबर पे, NH2 NH, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो सॉरी, यहाँ पे 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 6 अमीनो, हाँ उल्टा हो गया था, 2। और दूसरे नंबर पे आपका कार्बन पे के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब यहाँ पे इसकी क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस सेट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे NH लगा दो आप। यहाँ पे कार्बन है तो 2 3 4, यहाँ पे NH 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया। ये हो गया आपका C और H। ये हो गया आपका साइटोसिन। साइटोसिन में क्या होता है, 2 ऑक्सी 6 अमीनो प्यूरिन। क्या होता है, 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्यूरिन। तो यहाँ से नंबरिंग हो गई 1
2 ऑक्सी 4। इसको मैं आपको अलग से बनाता हूँ, यहाँ छोटा दिख रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये देखिए साइटोसिन का क्या होता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्यूरिन पायरीमिडिन। पायरीमिडिन क्या होता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरीमिडिन। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ये हो गई आपकी पायरीमिडिन रिंग। तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया 2 ऑक्सी। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम जोड़ देंगे ऑक्सीजन। क्या जोड़ देंगे ऑक्सीजन। और चौथे नंबर पे हम क्या जोड़ देंगे अमीनो ग्रुप जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका साइटोसिन हो जाएगा। क्या होगा साइटोसिन होगा। तो चौथे नंबर कार्बन पे हम क्या जोड़ देंगे अमीनो ग्रुप जोड़ देंगे। तो ये आ गया चौथा नंबर कार्बन। तो यहाँ पे हम जोड़ दिए आपका NH2। अब इसकी हमको बैलेंसी करना है। क्या करना पड़ेगा बैलेंसी। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 2 3, यहाँ पे हो गया NH लग गया आपका। यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी। और यहाँ पे आ गया कार्बन 1 2 3, एक आ गया आपका यहाँ पे H, ये आपका ठीक। तो यहाँ पे इसकी आपकी बैलेंसी यहाँ से इस प्रकार से आपका बन गया क्या साइटोसिन। साइटोसिन ये जो आपके जहाँ यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से थाइमीन का होता है। इसी प्रकार का जो थाइमीन स्ट्रक्चर होता है, थाइमीन को हम क्या कहते हैं आपके 2,4 डाईऑक्सी पायरीमिडीन, 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरीमिडीन। तो यहाँ पे थाइमीन का बना रहे हैं थाइमीन। इसको कहते हैं 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरीमिडीन। अब पायरीमिडीन रिंग है। आपको पता है 1 नंबर और 3 नंबर पे क्या होता है नाइट्रोजन होता है। तो 2,4 डाईऑक्सी। तो यहाँ पे दूसरे नंबर के कार्बन के साथ ऑक्सीजन, चौथे नंबर कार्बन के साथ ऑक्सीजन और 5वें नंबर के साथ आपका मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। तो ये इस प्रकार से अब इसके हम बैलेंस सेट कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन 4 के साथ है, यहाँ भी कार्बन है आपका ये। तो 2 1 3 1 4, ये नाइट्रोजन है 3 NH, यहाँ पे कार्बन है। तो इस प्रकार से हमारा बन गया आपका थाइमीन। ये जो चारों नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये प्यूरीन और पायरीमिडीन की जो रिंग होती है, प्यूरीन पायरीमिडीन के साथ अटैच होता है, मतलब एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा। और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार जो फास्फोरस होता है, जो फास्फेट ग्रुप यानी फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड जो होता है वो होता है H3PO4। मतलब कि फास्फोरस के साथ आपका OH डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों जब आपस में पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस आपस में जब रिकम्बाइन होते हैं तो क्या बनता है आपका एक
न्यूक्लियोटाइड, और यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं क्या बनाते हैं, आपके कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम जोड़ते हैं आपको कैसे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे जैसे है हमारा थायमिन, क्या है, हाँ, जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, तीसरे नंबर का नाइट्रोजन और चौथे नंबर के ऑक्सीजन में उपस्थित इनके बीच में बाइंडिंग होती है एडेनिन और थायमिन के बीच में। तो हम थायमिन बनाते हैं। थायमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन। तो यहाँ पे हो गई आपकी नाइट, ये हो गया आपका NH2, 6 अमीनो प्यूरिन। ये क्या हो गई आपकी स्ट्रक्चर, 6 अमीनो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। 6 अमीनो प्यूरिन, जो छठवें नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ। किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे थायमिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें सिंगल रिंग होती है, सिंगल रिंग एन एन 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें क्या होता है, 2,4 डाइऑक्सी 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल 5 मेथिल पायरिमिडीन। क्या होती है, 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन होता है। तो अब यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेते हैं, एक 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन। तो 2 4 5, ये हो गया गड़बड़। यहाँ पे हो गया आपकी डबल बॉन्ड, ये हो गया यस। हाँ, ये आ गई आपकी पायरिमिडीन। ये क्या हो गया, थायमिन। ये हो गई आपकी थायमिन, थायमिन संरचना क्या हो गई, 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन। अब इसके बीच में बाइंडिंग कहाँ होती है, इनके बीच में जो बाइंडिंग होती है, जो एडेनिन का 1 नंबर का नाइट्रोजन है, ये एडेनिन का 1 नंबर का नाइट्रोजन थायमिन के 3 नंबर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे जो आपका 1 नंबर का नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो 1 नंबर का आपका नाइट्रोजन है, किसमें, थायमिन में,
इसमें जो 1 नंबर का नाइट्रोजन है वो थायमीन के 3 नंबर के नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या करता है, बाइंडिंग करता है। यानी जो 1 नंबर का नाइट्रोजन और 3 नंबर, ये यहां से इसकी बाइंडिंग यहां होती है। 1 नंबर का नाइट्रोजन यानी एडेनिन का 1 नंबर का नाइट्रोजन और पायरिमिडीन यानी थायमीन का, ये हो गई थायमीन, ये हो गया आपका एडेनिन। एडेनिन के 3 नंबर के नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, जो आपका चौथे नंबर का ऑक्सीजन है ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6, ये जो चौथे नंबर का थायमीन का जो चौथे नंबर का क्या है, थायमीन का जो चौथे नंबर का ऑक्सीजन है वो एडेनिन के छठवें नंबर हाइड्रोजन के साथ, ये NH है ना, NH2, NH और H, इसकी बॉन्डिंग होती है ये यहाँ पे। ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, ये दो आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। यानी ये जो पहली बॉन्डिंग है वो 1 नंबर के साथ होती है, यानी जो थायमीन और एडेनिन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो थायमीन का एडेनिन के साथ, एडेनिन के 1 नंबर का नाइट्रोजन जो होता है थायमीन के 3 नंबर नाइट्रोजन के साथ पहला जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसी प्रकार से एडेनिन का 6 नंबर का हाइड्रोजन क्या करता है, चौथे नंबर ऑक्सीजन के साथ थायमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। मतलब जो एडेनिन का थायमीन के साथ डबल बॉन्डिंग होती है वो क्या है, एडेनिन का पहले नंबर के नाइट्रोजन एटम में उपस्थित हाइड्रोजन थायमीन के तीसरे नंबर के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर जुड़ता है। यानी पहला NH बॉन्डिंग होती है और इसके बाद दूसरी जो बॉन्डिंग होती है वो H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होती है। इसलिए ये हो गया A, ये हो गया आपका T। इसलिए हाइड्रोजन की 2 बॉन्डिंग होने के कारण एडेनिन और थायमीन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, ग्वानिन में और साइटोसिन की जो बॉन्डिंग होती है, ग्वानिन और साइटोसिन में जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। यानी जैसे एडेनिन में डबल बॉन्डिंग थायमीन के साथ होती है, उसी प्रकार से क्या होता है, साइटोसिन की किसके साथ बॉन्डिंग होती है, ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग के द्वारा। उसमें 1 नंबर का नाइट्रोजन और 3 नंबर के साथ तो अटैच होता ही है, और 2 नंबर का ऑक्सीजन भी 3 नंबर के ग्वानिन के साथ भी अटैच होता है। तो इसके आगे की संरचना हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको जो